स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं IC-814 कांदार हाईजैक वेब सीरीज के सेकंड पार्ट को। पहले पार्ट को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर कि हम देखते हैं कि हाईजैकर्स जो है वो बच्चे और औरतों को नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल रूम में उनकी बात जब शेख से होती है और वो उन्हें इस्लाम के पाठ पढ़ाता है, तो यहाँ पर हाईजैकर जो है वो औरतों और बच्चों को छोड़ देते हैं। तो 25 दिसंबर को लगभग सुबह 3 बजे के आसपास हाईजैकर्स जो है वो बच्चे और औरतों को छोड़ने लगते हैं, लेकिन कई सारे औरतें ऐसी थी जो कि अपने पति या फिर अपने फैमिली को छोड़कर नहीं जा रही थी, इसलिए वो यहीं पर रुक जाती है। यहाँ पर हमें कुछ रियल फुटेजेस भी दिखाए जाते हैं और यहीं पर रूपेश नाम के लड़के की डेड बॉडी फेंक दी जाती है, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। दरअसल में रूपेश का गला काट दिया गया था, ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी यहाँ पर मौत हो गई। और फिर लगभग सुबह 4 बजे के आसपास ये प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर जो है वो मसूद से पूछताछ कर रहे थे। मसूद उन्हें बताता है कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसे कोई छुड़वाने के लिए आया है, लेकिन ऑफिसरों को मालूम है कि जरूर दाल में कुछ काला है। जिसके बाद बताया जाता है कि अफगानिस्तान में 1996 में मुल्ला ओमर नाम के तालिबान ने यहाँ पर हुकूमत रखी। मुल्ला ओमर जो है वो अफगानिस्तान को एक पावरफुल इस्लामिक देश बनाना चाहता था, लेकिन हुआ इसका पूरी तरह से उल्टा। सारे देशों ने उनसे कनेक्शन तोड़ लिए और कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था। तो वही दुबई से निकलने के बाद ये फ्लाइट जो है, अब हाईजैकर्स जो है वो इसे अफगानिस्तान के कांधार ले जाना चाहते हैं। तो कैप्टन भी उसकी बात मान जाते हैं और ये बात अब सरकार को भी मालूम चल चुकी थी कि वो फ्लाइट दरअसल में अफगानिस्तान के कांधार में जा रही है। अभी हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड नहीं बताई है, लेकिन यहाँ पर सुबह के 8 बजे के आसपास ये फ्लाइट जो है वो कांधार में लैंड हो जाती है। तो कांधार एक ऐसी जगह है जहाँ पर तालिबानियों का राज चलता है और माना जाता है कि कांधार में ही ओसामा बिन लादेन भी छिपा हुआ है। जिसके बाद हम तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को देख पाते हैं, जिनका नाम मुत्ता वकील है। वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तालिबान जो है वो इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पूरी तरह से हथियार से लैस थे। तो अब कैप्टन समेत सारे पैसेंजर जो है वो यहाँ पर रेस्ट करने लगते हैं। तब यहाँ पर एक औरत जो है वो रूपेश नाम के आदमी के बारे में पूछने लगती है, जिनकी हाल ही में शादी हुई है। वो कहती है कि वो आगे बैठे हुए थे, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि दरअसल में रूपेश जो है वो मारा जा चुका है। तो वही रियल फुटेजेस के द्वारा दिखाया जाता है कि तालिबानियों ने किस तरह से इंडियन एयरलाइंस का ख्याल रखा और खाने पीने से लेकर सारे चीजों का बंदोबस्त भी कराया। यहाँ दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे पैसेंजर्स को कुछ भी हुआ तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो यहाँ पर डिमांड के बारे में भी बताते हैं कि अभी तक उन्होंने कोई डिमांड नहीं बताई है। साथ ही सरकार ने साफ मना कर दिया था कि वो उन हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे, जिस वजह से सारे ऑफिसरों को पीएम की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाईजैक का ये तीसरा दिन था। फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर्स थे उन सभी का जितना ज्यादा हो सके उतना ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सुबह सुबह टॉयलेट जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। टॉयलेट इतना ज्यादा भरा चुका था कि वहां से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आने लगी थी। कई लोग तो टॉयलेट जाने से भी साफ इनकार कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर गेट खोलने की बात चीफ कहते हैं। तो ये सुनने के बाद इंद्रानी जो है वो तुरंत ही एयरलाइंस का गेट खोल देती है। ये देखने के बाद चीफ जो है वो इंद्रानी को थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि मेरे पूछे बिना अब गेट कोई भी नहीं खोलेगा। तो वही रिफ्यूल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर कैप्टन ने एक प्लान बनाया था कि इसे जेटेसन किया जाए। अगर रिफ्यूल के वक्त अगर प्रेशर बीक में वो छेड़छाड़ कर दें तो फ्यूल जो है वो लीक होने लगेगा, क्योंकि हाल ही में उन्होंने सुना है कि सरकार जो है वो उनसे नेगोशिएट नहीं करेगी। इसलिए वो कह रहे थे कि हम इस फ्लाइट को पार्लियामेंट पे गिराएंगे। इसलिए कैप्टन ने सोचा कि इससे अच्छा तो यही है कि अगर हम फ्यूल के चैम्बर से छेड़छाड़ कर दे तो ये फ्लाइट जो है वो कहीं भी नहीं जा पाएगी। वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन ये बात जब चीफ को मालूम चलती है तो वो तुरंत ही यहाँ कैप्टन के पास आता है। वो को पायलट और उन सभी को मारने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर यूएन के लोग आ जाते हैं
दरअसल में वो लोग शायद इनसे नेगोशिएट करने वाले थे, क्योंकि अब ये जो मामला जो है वो इंटरनेशनल हो चुका है। तो भाई इंडिया सरकार भी एक टीम बनाती है इन हाईजैकर्स से नेगोशिएट करने के लिए। यहाँ पर 4 लोगों की टीम बनाई जाती है जो कि उन लोगों से नेगोशिएट करेंगे। तो भाई राम जो है वो काठमांडू में उन लोगों से पूछताछ कर रहा था। उसे मालूम चला है कि फ्लाइट के लगेज बॉक्स में दरअसल में 17 किलो RDX है। तो वही इंडिया सरकार ने 4 लोगों की टीम जो है वो कांधार पहुंचा दी गई थी, जो कि अब इन हाईजैकर्स से नेगोशिएट करेंगे। यहाँ पर सरकार को वो लोग सभी चीजें बता देते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो कांधार में ही छिपा हुआ है और ओसामा जो है वो इस जगह पर पूरी तरह से सेफ है। दरअसल अफगानिस्तान में 2 फौज हुआ करती है, जिनमें से एक फौज जो है वो अफीम उगाकर पैसा कमाती है और वो बहुत अमीर भी है और साथ ही उनके पास बहुत सारी फौज भी है जो काफी पावरफुल है। इसलिए यहाँ पर ओसामा बिन लादेन जो है वो उन्हीं के साथ रहता है। तो वही DRS जो है वो यहीं पर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्ता वकील से बात करता है। वो लगातार उनसे बातचीत करता है ताकि वो उन्हें किसी तरह से यहाँ की सिचुएशन हैंडल करने के लिए मना सके। तो वही मुकुंद मोहन जो है वो इस नेगोशिएट करने की कमान को संभालते हैं। वो उनसे बात करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि वो सबसे पहले जानना चाहते थे कि क्या पैसेंजर में सभी लोग सेफ है। वो सभी लोग सेफ थे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक उन्होंने डिमांड नहीं बताई है, इसलिए वो लोग अगले दिन बात करने के लिए कहते हैं। यहाँ छाया देखती है कि टॉयलेट जो है वो पूरी तरह से गंदा हो चुका है और कोई भी पैसेंजर वहाँ नहीं जा रहा है। ये देखने के बाद छाया जो है वो उस टॉयलेट को खुद ही साफ करने लगती है। तो अगले दिन उन हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड बता दी थी। उन्होंने यहाँ पर अपनी 3 डिमांड रखी थी और उनकी ये 3 डिमांड बहुत ही ज्यादा पेचीदा थी। वो 3 डिमांड ये थी कि उन्हें सज्जाद अफगानी की लाश चाहिए जिसे 6 महीने पहले इंडियन ने मार दिया है। साथ ही उन्हें $200 मिलियन चाहिए है और 35 लोग जो कि जेल में बंद है उन्हें रिहा करके इनके पास लेकर जाना है। तो वही कैप्टन जो है वो टॉयलेट के चैम्बर को ठीक करने लगता है, जहाँ पर कि हाईजैकर भी उसके साथ था। ये काम वैसे कैप्टन का नहीं था, इसके बावजूद कैप्टन जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था और ये काम कर रहा था। यहाँ मुकुंद मोहन जो है वो हाईजैकर से कहते हैं कि आपको इतनी सी डिमांड के लिए 5 दिन लग गए। उसे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई और भी है। वो उनसे कहते हैं कि इतना सब कुछ तो हम आपको नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम आपसे कल बात करते हैं। यहाँ पर कैप्टन ने टॉयलेट के चैम्बर को ठीक कर दिया था, इसलिए उसका तालियों से स्वागत किया जाता है, क्योंकि यही फिलहाल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो भाई शालिनी के पास नंदनी का कॉल आता है और शालिनी को मालूम चलता है कि नंदनी जो है वो काठमांडू पहुंच चुकी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और उसे एक बात मालूम चली है कि जो पैसेंजर की लिस्ट दी गई है उनमें से एक नाम मिसिंग है और वो नाम था कैलाश चौहान का। सरकार ने ये नाम जानबूझकर छिपाया है, इसलिए वो अगले दिन इसी के बारे में छापेगी। लेकिन यहाँ पर शालिनी जो है वो नंदनी से ये सब कुछ करने से मना करती है। वो कहती है कि अगर ये सब कुछ किया तो उन हाईजैकर्स को ये बात मालूम चल जाएगी कि कैलाश चौहान जो है वो रॉ का एक ऑफिसर है और वो इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए शालिनी जो है वो नंदनी को इस चीज की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देती है। अब हाईजैक का ये 6वां दिन था और नेगोशिएशन अभी भी पूरी तरह से ऑन था। तो मुकुंद मोहन को उनकी बातों से एक बात तो मालूम चल चुकी है कि उन्हें मसूद चाहिए है। मुकुंद मोहन उनसे कहता है कि हम आपको मसूद देंगे और साथ ही 4 लोग और भी देंगे, या फिर आप सिलेक्ट करो कि आपको मसूद के साथ 2 लोग और कौन चाहिए। तो भाई राम जो है वो अब हेडक्वार्टर पहुंच चुका था, जहां पर कि वो अपने रॉ के ऑफिसरों से बात करता है। वो उन्हें बताता है कि इस लगेज में 17 किलो RDX रखा हुआ है, लेकिन इस बात का जिक्र अभी तक नहीं हुआ है। मतलब कि उन हाईजैकर्स को इसके बारे में नहीं मालूम है। जरूर इसके पीछे ISI के एजेंट का हाथ है, इसलिए उसका हिसाब भी बराबर करना होगा, जो कि काठमांडू में ही है। आगे हम देखते हैं कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आगे आते हैं। वो यहाँ पर हाईजैकर से बात करते हैं क्योंकि ये डिमांड पूरी तरह से डन नहीं हो पा रही थी। वो उनसे कहते हैं, वो हाईजैकर्स से कहते हैं कि यहाँ पर खून का एक कतरा भी नहीं बह सकता है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें डिमांड मंजूर नहीं है तो हम आपके प्लेन में रिफ्यूल करा देंगे और आप यहाँ से निकल जाना। लेकिन हाईजैकर्स को यहाँ पर हमारे ऑफिसरों की डील मंजूर नहीं थी, इसलिए वो कह देते हैं कि ये सौदा नहीं हो सकता। जिसके बाद हाईजैकर जो है वो 3 लोगों के नाम बताता है। अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, और वो नाम थे मसूद के साथ उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर, और ये तीनों ही बहुत ही बड़े टेररिस्ट हैं। ये सुनने के बाद तो सारे ऑफिसर जो है वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं।
क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक को तो छोड़ा जा सकता है लेकिन 2 लोगों को कतई नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उनमें से 2 लोग जो हैं वो कश्मीर की जेल में बंद हैं और उन्हें छोड़ने की परमिशन कश्मीर के सीएम जो है वो बिल्कुल भी नहीं देने वाले थे। सिर्फ आधे घंटे ही बचे थे और सरकार को उन हाईजैकर्स को बताना था कि उन्हें ये डील मंजूर है या फिर नहीं। लेकिन आधे घंटे के अंदर कोई कश्मीर कैसे जाए और वहाँ के सीएम को कैसे मनाए? तब यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो एक चाल चलते हैं। वो उन हाईजैकर से कह देते हैं कि उन्हें ये डील मंजूर है और यहाँ से रॉक एक ऑफिसर को कश्मीर के सीएम के पास भेजा जाता है उन्हें मनाने के लिए। यहाँ इस रॉ के ऑफिसर को पहले ही समझा दिया जाता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें कश्मीर के सीएम को मनाना ही होगा। कश्मीर के सीएम तो साफ मना कर रहे थे कि वो इस पर साइन नहीं करने वाले, लेकिन आखिर में वो साइन कर देते हैं और इन दोनों को छोड़ना ही पड़ता है। यहाँ पर शालिनी के पास नंदिनी का एक वॉइस मैसेज आता है और वो कहती है कि वो काम छोड़ रही है और जब उसे ऐसा लगेगा कि वो गलत है तो वो वापस आ जाएगी। तो उन तीनों टेररिस्ट को अब कांधार भेजा जा चुका था। उन तीनों टेररिस्ट के बदले में सारे पैसेंजरों को छोड़ दिया गया था सही सलामत। किसी पैसेंजर को कोई भी चोट नहीं आई थी। उन्हें छोड़ने के बाद वो टेररिस्ट जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। या कैप्टन को भी शाबाशी दी जाती है उनकी बहादुरी को लेकर। और यहाँ पर कुछ रियल फुटेजेस दिखाए जाते हैं जहाँ पर कि सारे पैसेंजर जो है अब इंडिया आ चुके थे। यहाँ पर नंदिनी शालिनी के पास आती है, वो उनसे माफी मांगती है और कहती है कि वो गलत थी। नंदिनी ने बिल्कुल सही किया था। अगर कैलाश चौहान के बारे में उन हाईजैकर्स को मालूम चल जाता तो वो एक्स्ट्रा फायदा उठा सकते थे। तो इस तरह से हमारे देश के रिपोर्टर ने भी इस हाईजैक में मदद की और लोगों को सही सलामत छुपाया गया। वहाँ काठमांडू में आईएसआई के एजेंट के पास 17 किलो आरडीएक्स बरामद होता है। इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और ये सब कुछ राम ने प्लान किया था क्योंकि हमें बदला भी लेना था। तो आगे मालूम चलता है उमर सईद, शेख मसूद, अजहर और अहमद जरगार, इन तीनों आतंकवादियों को छोड़ दिया गया था। ये कोई आम आतंकवादी नहीं है, इनने हजारों लोगों को मारा है और वहां से छूटने के बाद भी पुलवामा 26/11 में कई सारे अटैक जो है वो इन्होंने कराए थे। उन्हें छोड़ने का ये डिसीजन सही है या फिर गलत, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पर ये वेब सीरीज यहीं पर कंप्लीट हो जाती है और ये वीडियो भी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।